हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं खुशी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम हंट के इंस्पायर से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आइए और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आज के क्लास में। और चलिए फिर जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले तो क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वे लोग भी क्लास में जुड़ जाए और उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। बेसिकली अभी हम लोग का चल रहा है फाउंडेशन सीरीज, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके जड़ के मजबूत करने के, आपके फाउंडेशन को, आपके बेसिक को अच्छा करने के लिए। क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा होगा, आपके फाउंडेशन अच्छे होंगे, तो जब आप हम लोग के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और बनाने में भी आपको अच्छा लगेगा। और आशा और उम्मीद है कि पीछे जो भी मैंने आपको क्वांट के क्लासेस, जो कि नंबर सिस्टम की 2 लेक्चर करवाई है, आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। प्लस उसका एक छोटा सा नोट बना लिया होगा, जिससे आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कोई भी अगर आप एग्जाम अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको एक क्विक रिवीजन करने के लिए एक शॉर्ट नोट की जरूरत हमेशा पड़ती है। इसलिए अगर क्लास के साथ साथ आप जाके नोट बना रहे हैं, जो कि हम लोग पीडीएफ में भी आपको अपलोड करवा रहे हैं, जो कि हम लोग एग्जाम हंट ऐप है, वहाँ पे इस क्लासेस की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। या फिर आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आप नोट बना सकते हैं, जिसमें हम लोग अपने पॉइंट को छोटे से छोटे में आपको देने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको नोट बनाने में, शॉर्ट नोट बनाने में इजी हो सके। ठीक है, और अगर पीछे की क्वांट की 2 क्लासेस में अगर कुछ भी पॉइंट में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है नंबर सिस्टम में, यानी कोई भी नंबर सिस्टम का कोई पॉइंट है जो कि पीछे जो क्लासेस में मैंने करवाई है, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर मुझे बताइएगा। मैं आपको अगले क्लासेस में उसको जरूर कंप्लीट करवाने का ट्राई करूंगी। ठीक है, तो आइए और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आज के क्लास में। सबसे पहले क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिल सके आपको नए नए टॉपिक पढ़ाने की। तो चलिए फिर, आज नंबर सिस्टम का हम लोग का कौन सा लेक्चर रहने वाला है? तीसरा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, पीछे मैंने आपको नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, आपके डेसिमल नंबर क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हो गए, इसके बाद से आपको आपके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इंटीजर नंबर, आपके जो डेसिमल में हो गए, जिसमें हम लोग बार संख्या बोलते हैं, इन सभी पॉइंट को छोटे छोटे करके आपको छोटे छोटे पॉइंट में आपको मैंने पढ़ा दिया है। जो कि अगर कोई बच्चा पीछे का 2 लेक्चर नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले आप जाके पीछे का 2 लेक्चर देख लीजिए, जिससे उसके आगे के साथ साथ पीछे वाले लेक्चर भी कंप्लीट हो सके, और जो मैंने पीछे पढ़ाया है छोटे से पॉइंट, वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले वीन के बारे में। कल भी हम लोग ने वीन के बारे में बात किया था, फ्रैक्शन के बारे में बात किया था, पर कल हम लोग की क्लासेस कुछ भिन्न के फ्रैक्शन की क्लासेस कुछ कम रह गई थी, इसमें हम लोग ने फ्रैक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग अपने फ्रैक्शन के पॉइंट को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम लोग को पता लग सके कि मैं जो छोटे छोटे पॉइंट बता रही हूँ वो आपके लिए सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं नॉलेज के लिए बता रही हूँ, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एनटीए का भरोसा नहीं है कब वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे, इसलिए हम लोग को सभी पॉइंटों को ध्यान देना होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में 2 पॉइंट होते हैं। एक आपका नॉमिनेटर होता है और दूसरा कौन सा होता है? डिनोमिनेटर होता है। यानी एक आपके अंश होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? हर होते हैं। ठीक है, होते हैं ना जी। एक साइड आपके अंश होते हैं और एक साइड आपके हर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि लाल कलर थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, तो आपके एक पॉइंट अंश के होते हैं और दूसरे पॉइंट हम लोग के हर के होते हैं। ठीक है, तो देखिए अंश और हर में क्या है? अंश में क्या होता है, मान के चले a बाई बी है, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हम लोग का डिनोमिनेटर होता है, यानी क्या होता है? हम लोग का हर होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? हम लोग का नॉमिनेटर होता है, यानी हम लोग क्या होता है? हर होता है। ठीक है, तो क्या आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? हम लोग का डिनोमिनेटर होता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? हम लोग का नॉमिनेटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक टोटल मटेरियल है, चाहे टोटल अमाउंट है, तो उसको कभी भी आपको नीचे वाले सेक्शन में लिखना है, यानी डिनोमिनेटर के पॉइंट में लिखना है, यानी नीचे वाले पॉइंट में निकला है। अगर मान के चले मेरे पास 10 पेन है, तो 10 पेन को टोटल मटेरियल हो गया ना। 10 पेन क्या होगा? हम लोग के पास टोटल मटेरियल हो गया। अब 10 पेन में से हम 5 पेन सेल कर देंगे, तो इसमें से आपके 5 के क्या, 5 में आपके कुछ इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं, 5 में इधर उधर हुआ है ना जी। तो कभी भी अंश और हर, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर साइड, वहां पर हम लोग को टोटल वैल्यू लिखना होता है। ठीक है,
किसी भी प्रोडक्ट का टोटल वैल्यू लिखना होता है, जिस प्रोडक्ट में कितना वैल्यू चेंज हुआ है, कभी 2 चेंज हो सकता है, कभी 5 चेंज हो सकता है, कुछ भी पॉइंट अगर चेंज हुआ है तो हम लोग ऊपर वाले पॉइंट में लिखते रहते हैं। ठीक है, जो चेंज वाला पॉइंट होता है वाला हम ऊपर वाले में लिखते हैं। यानी टोटल वैल्यू को हम लोग को नीचे लिखना होता है, जो हम लोग के चेंज करने वाले पॉइंट होते हैं वो कहाँ पे लिखना होता है, हम लोग के ऊपर साइड में लिखना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि भिन्न में यानी फ्रैक्शन में हम लोग को 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक नॉमिनेटर एक डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी एक अंश देखने को मिलता है और एक हर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो आपके अगर जो डिनोमिनेटर हो गया, जो आपके हर हो गए, उसमें कभी भी हम अपने वैल्यू के टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग के हर हो गए, नोमिनेटर हो गए, वहां पे जो हम लोग के प्रोडक्ट के वैल्यू में जो चेंजेस हो सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। उसके बाद से देखिए, हर किसी का कुछ डिवाइड होता है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में भी आपके विभाजन हुए, उसी तरह भिन्न के भी बहुत सारे प्रकार मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को समझने में उसको आसानी हो सके, और उसको भी अपने मान के चले एक ही आदमी को अगर ज्यादा वर्कलोड दे दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे उसको और भी बच्चों को समझने में आसानी होती है। उसी तरह भिन्न के मेनली हम लोग को टोटल 6 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा हम लोग का प्रॉपर भिन्न, दूसरा इनप्रॉपर, तीसरा मिक्स्ड, चौथा लिंक्ड, लाइक्ड, चौथा अनलाइक्ड और कॉम्पोनेंट। ठीक है, ये 6 हम लोग के भिन्न के प्रकार हो गए। ठीक है, 6 पार्ट हम लोग को भिन्न के देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम लोग सभी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग का पार्ट था, कौन सा, प्रॉपर पार्ट था। प्रॉपर फ्रैक्शन था। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोला जाता है, पूर्ण भिन्न भी बोला जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग को क्या बोला जाता है, पूर्ण यानी संपूर्ण, जिसमें कोई कमी ना हो वही पूर्ण भिन्न होता है। ठीक है, जो हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग पूर्ण भिन्न का, देखिए पूर्ण किसको बोला जाता है, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मान के चलिए कोई व्यक्ति ही हो गया, वो एकदम सभी तरह से समगुण पसंद नहीं होता है, सब एक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हर काम करने आता है, हर काम में वो परफेक्ट है, पढ़ने से लेकर से काम करने में, कुछ भी काम हो, बातचीत करने का तरीका हो, किसी भी चीज में अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट होता है तो लोग बोलते हैं ना वो सर्वगुण संपन्न है, यानी उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, अपने हिसाब से वो सबसे परफेक्ट है। उसी तरह जब कोई फ्रैक्शन हो गया, कोई भिन्न होगा जो एकदम करेक्ट होता है एक रूल के हिसाब से, एक कंडीशन के हिसाब से, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी पूर्ण भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी भी भिन्न होता है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, उसमें 2 ही आपको देखने को मिलते हैं, या तो अंश देखने को मिल सकता है या तो हर देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी अगर नॉमिनेटर मिल सकता है या फिर डिनोमिनेटर मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए कभी भी आपके जो अंश वाले पार्ट होते हैं ऊपर होता है, जो हर वाले पार्ट होते हैं वो नीचे होते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी भी अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन आप देखिएगा तो जो अंश वाला पार्ट होता है वो हर वाले से हमेशा कम होता है। ठीक है, तो मैंने एक नोट करके आपको लिख दिया कि अतः जो अंश होते हैं, अंश हो वो हर से छोटा होना चाहिए, यानी जो आपके नॉमिनेटर होने चाहिए वो आपके डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर आपके यहाँ पे 10 लिखे हैं तो यहाँ पे आपको उससे कम लिखना चाहिए, यहाँ पे कभी भी उससे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। अगर उससे ज्यादा लिखे दीजिएगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी ये 4/5 है, 4/5 है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्वेश्चन में आपको मेनली कैसे पूछा जाता है, अगर ऐसे 4 आपको ऑप्शन दे देगा, 4/5 हो गया, 16/18 हो गया, 18/19 हो गया, मैंने कुछ भी ऐसे 4 आपको ऑप्शन दे देगा, विकल्प दे देगा, उसके बाद से बोलेगा कि इन सब में से कौन सा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी पूर्ण भिन्न है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो हम लोग के डिनोमिनेटर होते हैं यानी जो हर होते हैं वो क्या होते हैं, अंश से हमेशा बड़े होते हैं। इसमें भी बड़ा है, इसमें भी छोटा, ये वाला नहीं होगा, ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, पूर्ण भिन्न हो गया, यानी ये 2 क्या हो गए, हम लोग के प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या क्लियर हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन में मेनली मैंने आपको क्या बताया कि जो हम लोग के अंश वाले पार्ट होना चाहिए, जो हम लोग के ऊपरी हिस्से वाले पार्ट होने चाहिए, वो हम लोग के नीचे वाला पार्ट जो कि हर है उससे छोटा होना चाहिए, तभी जाके हम लोग का एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनप्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या बताया था कि कभी भी जो आपके अंश वाले पार्ट होते हैं वो हर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, ठीक है। पर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो एकदम उससे अपोजिट होते हैं, उससे क्या बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके अंश वाले जो पार्ट होते हैं वो हर से क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक। उसमें छोटा हो रहा था ना जी, पर इसमें छोटा नहीं होता है, इसमें उससे बड़ा हो जाता है। क्योंकि देखिएगा कि कभी भी अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, कभी भी आप जैसे मान के चले कभी क्वेश्चन दिए देखे होंगे तो आपको ऐसे कभी देखने को क्वेश्चन नहीं मिल सकता। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जब हम लोग पूर्णांक का जोड़ या फिर कुछ घटाव उटाव बनाते थे तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते थे। ऐसे बहुत कम माइनर क्वेश्चन देखने को मिल सकते थे, क्योंकि इन प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत कम ही कहीं देखने को मिल सकता है। इन प्रॉपर फ्रैक्शन मेनली हमको जब हम लोग को पूर्णांक ऐड करके बनाया जाता है मिक्स फ्रैक्शन, उसमें सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। तो देखिए इन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला अंश वाला पार्ट होता है वो हर से हम लोग का क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये वाला बड़ा होता है, उसमें क्या रहता है, छोटा हो रहा था, पर इसमें क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अगर कोई आपको क्वेश्चन दे दे, चार ऑप्शन दे दे कि इसमें आपके पहचानिए कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप लोग पहचान जाइएगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो मेनली अगर आप सोचे कि इससे तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, तो आप गलत है। जैसे आपको दे देगा निम्नलिखित में से, निम्न निम्न में से निम्न में से पूर्ण भिन्न को पूर्ण 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 भिन्न की पहचान कीजिए, निम्न में से पूर्ण भिन्न की पहचान कीजिए। ठीक है, उसके बाद से आपको चार ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन और ऑप्शन चार, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दे देगा आपका 8/9 हो गया, 8/10 हो गया, आपका 6/4 हो गया, 3/2 हो गया, ऐसे ही कुछ दे देगा। तो जब आप देखिएगा कि हम लोग को पता होना चाहिए ना कि प्रॉपर भिन्न यानी पूर्ण भिन्न का क्या रूल होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि पूर्ण भिन्न है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि अपूर्ण भिन्न है। तो मैंने पूर्ण भिन्न में आपको क्या बताया था कि जो आपके अंश वाले पार्ट होने चाहिए वो हर से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। यानी जो हम लोग के नोमिनेटर वाले पार्ट हो हम लोग के डिनोमिनेटर से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। इसमें किसमें छोटा है, इसमें तो बड़ा ही है, तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी बड़ा है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, इसमें हम लोग के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अंश से बड़े हैं, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर देखे प्रॉपर फ्रैक्शन और इनप्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैंने आपको जब इनप्रॉपर फ्रैक्शन बता रही थी तो मैंने बताया था कि इनप्रॉपर फ्रैक्शन आपको बहुत कम ही जगह देखने को मिलते हैं, पर इनप्रॉपर फ्रैक्शन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, जब आप मिक्स फ्रैक्शन बनाइएगा। मिक्स फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, जैसे आपको यहाँ पे 4 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है। ये हम लोग के इन प्रोपर फ्रैक्शन के पार्ट हो गए, ठीक है। क्योंकि देखिए इन प्रोपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि इसमें आपके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होते हैं, नोमिनेटर से छोटे होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा मिक्स फ्रैक्शन हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है, हम लोग को सॉरी इन प्रोपर फ्रैक्शन सबसे ज्यादा हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं वो क्या हमेशा ना, जो हम लोग के इंटीजर इंटीजर नंबर हो गए चाहे आपके, हाँ इसी से और इन प्रॉपर से मिला के बने होते हैं, ठीक है। तो इन मिक्स में आप मान सकते हैं कि जैसे जिसमें आपका जैसे क्वेश्चन आप बचपन में पूर्णांक का जोड़ देखे होंगे, जिसमें आप फ्रैक्शन ऑक्शन उसमें आपका ऐसे जोड़ आपको पढ़ने को मिलता था। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो अंश और हर वाले प्रॉपर इन प्रॉपर होते हैं, प्लस में आपको एक इंटीजर में हो गया, इन सब में जुड़ा हो जाता है, ठीक है। यानी एक परिमित संख्या मिल जाता है, पूर्ण संख्या मिल जाता है, ठीक है। तब आपके जाके क्या बनते हैं, हम लोग के मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे लिंक लाइक रिफ्लेक्शन। देखिए लाइक किसे बोले जाते हैं? जब किसी भी चीज को आप
पसंदीदार होता है, जिसमें आपके बराबर अगर आपको देखने को मिले, आपको पूर्ण देखने में, या फिर जो देखने में आपको अच्छा लगे कोई भी शब्द, तो उसे क्या बोल सकते, लाइट फ्रैक्शन बोल सकते। ठीक है, लाइट फ्रैक्शन का सबसे मेन काम होता है, जब मेन अगर उसको आपको पहचानने का तरीका आप देखेंगे, तो जब 2-3 आपको ऑप्शन दिए होंगे ना, तो उसमें जो आपके नीचे वाले पार्ट होते हैं, जो आपके डिनोमिनेटर वाले पार्ट होते हैं, जो हम लोग के हर वाले पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं सभी में। मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो हम लोग के नीचे वाले दोनों में पार्ट ऑप्शन में होंगे ना, दोनों में प्रश्न में, तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ पे भी आपका 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, अगर यहाँ भी कोई क्वेश्चन रहता तो यहाँ पे भी हमको 3 ही रहता है। तो क्या अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट हम लोग के बराबर है, एकदम इक्वल में है, तो हम लोग का क्या हो सकता है, तो हम लोग का हो सकता है लाइट रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं, अनलाइट फ्रिक्शन। तो अनलाइट फ्रिक्शन क्या होता है, अनलाइट फ्रिक्शन हम लोग उस फ्रिक्शन को बोलते हैं जिसमें जो उसका डिनोमिनेटर होता है, जो उसके हर होते हैं, वो कभी बराबर नहीं होता है, कभी कुछ भी लिख सकता है। यहाँ पे अगर जो इस क्वेश्चन में मान के चले 4 लिखा है, तो यहाँ पे 5 भी लिख सकता है, यहाँ पे 6 भी लिख सकता है। यहाँ पर जो एक सेम पोजीशन पे एक सेम लेटर कभी नहीं लिख सकता है, सेम डिजिट कभी नहीं लिख सकता है, वो क्या बोल सकते हैं, अनलाइट फ्रिक्शन बोल सकते हैं। क्योंकि देखेंगे जब भी लाइट फ्रिक्शन आप देखिएगा, तो जो उसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी अगर यहाँ पे 4 डिजिट लिखा है, तो यहाँ पे भी 4 ही सभी में डिनोमिनेटर पार्ट में लिखेगा। पर जो अनलाइट फ्रैक्शन होते हैं, इसमें कभी भी सेम नहीं होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, उसे अनलाइट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम क्या बोलते हैं, आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन भिन्न से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें देखते हैं आप, तो यहाँ पे आप देखिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4/5 है। ठीक है, 4/5 है, तो इसका व्युत्क्रम बताइए, इसका मल्टीप्लीकेशन इनवर्स बताइए, इसका व्युत्क्रम बताइए। तो आपको क्या करना होता है, कभी भी व्युत्क्रम कभी भी आपसे पूछेगा, तो उसमें आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। जो आपके अंश, यहाँ पे क्या है, ये आपके अंश के पार्ट है। ठीक है, ये आपके अंश का पार्ट है, और क्या है, आपके हर का पार्ट है। तो आपको जब भी व्युत्क्रम पूछेगा, जब भी इनवर्स पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, उसको सिर्फ चेंज कर देना होता है। यानी जो आपके इधर हर वाले पार्ट है, वो आपको अंश वाले पार्ट में लिख देना होता है, जो अंश वाले पार्ट है उसको हर वाले पार्ट में लिख देना होता है। ठीक है, सिर्फ उसके स्थान में परिवर्तन कर देना होता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, भिन्न का व्युत्क्रम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/5 का आप इनवर्स बताइए, आप इसका इनवर्स फ्रैक्शन बताइए, व्युत्क्रम गुणक बताइए, तो आप क्या बताइएगा, आपको क्या करना होगा, सिर्फ उसके पोजीशन को चेंज कर देना होगा। ठीक है, मैं अगर ऐसे पूछूं कि 1/2 का आपका इनवर्स फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको क्या बताइएगा, 2/1 बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना होता है, सिर्फ उसके अंश वाले पार्ट को हर के स्थान पर, और हर वाले पार्ट को अंश के स्थान पर परिवर्तित कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद से अगर देखते हैं आप कि अभी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 4/5 का, 4/8 का आप मुझे इनवर्स बताइए, यानी व्युत्क्रम बताइए, तो आप क्या बताइएगा, मुझे क्या बताइएगा, 8/4 बताइएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा व्युत्क्रम क्या होता है। देखिए, व्युत्क्रम से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। जैसे अगर बोल देगा 4/5 है प्लस 8/5 है, इसका व्युत्क्रम यानी इनवर्स फ्रैक्शन करके क्या वैल्यू निकल सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इसके इनवर्स में चेंज करना होगा। इनवर्स में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको उसके स्थान में परिवर्तन कर देना होगा, यानी जो अंश वाले पार्ट है उसको हर में, और हर वाले पार्ट में उसको अंश में लिख देना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भिन्न की तुलना कैसे की जाती है। देखिए, भिन्न की तुलना करने की अगर बात आती है, तो भिन्न की तुलना हम लोग की 2 तरह से होती है, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होती है, और एक डिवीजन मेथड से होती है। ठीक है, तो देखिए, बहुत लोग का तुलना करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई कोई तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकता है, कोई डिवीजन से भी कर सकता है, कोई एलसीएम से भी कर सकता है। ठीक है, पर मेनली हम लोग को सभी जो उसके मेथड होते हैं वो आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ज्यादा इजी रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में डिवीजन मेथड इजी होता है। इसलिए अगर हम लोग को दोनों मेथड पता है, तो हम लोग को जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि भिन्न की तुलना करने की क्या आपकी 2 विधि आती है। एक हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, दूसरा हम लोग का कौन सा आता है, डिवीजन मेथड आता है। ठीक है, तो देखिए, पहला अगर आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे, तो
किसी किसी स्थान पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना इजी होता है, किसी किसी स्थान पे आपको डिवीजन मेथड करना आसान होता है। क्योंकि क्वेश्चन कभी काल जैसे मान के चलिए कभी कभी 19/आपका 12 दे सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा अगर आप डिवीजन मेथड लगाइएगा तो थोड़ा हार्ड बन सकता है। और कभी कभी यहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो थोड़ा हार्ड आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा। पर यहीं पे अगर हम डिवीजन मेथड लगाएं तो हम लोग का क्वेश्चन इजी बन जाता है। इसीलिए हम लोग को दोनों मेथड आने चाहिए। जब जिस पॉइंट पर जहां जिस मेथड हम लोग को देख अच्छा होगा बनाने में, वो मेथड हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेनली अगर कभी भी दो भिन्न के बीच में आपको तुलना करने के लिए देगा तो उसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 3, 4, 5, 6 दे देगा तो थोड़ा हार्ड बन सकता है। पर कभी भी जब दो फ्रैक्शन के बीच में आपको तुलना करने के लिए दे देगा कि दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें आपको तुलना करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा मीडियम है, तो आपको उस टाइम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। क्योंकि इस टाइम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको सबसे इजी होता है। ठीक है, वही अगर 2 से एक्स्ट्रा दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, मतलब कुछ भी दे दे, 5, 6, 7, 8 कभी भी कितना भी भिन्न दे दे, तो आपको कब क्या लगाना है, डिवीजन मेथड लगाना है। वहीं पर अगर आपको 2 शिफ्ट दे तो क्या लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको यूज करना है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग को कहाँ पे लगाना है और डिवीजन मेथड कहाँ पे लगाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग को कहाँ पे लगाना है, जब कभी भी हम लोग को दो फ्रैक्शन में आपको तुलना पूछे, दो फ्रैक्शन के बीच में हम लोग को तुलना करना हो, तो उस टाइम हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। वहीं अगर 2 से अधिक आपके भिन्न में फ्रैक्शन में जब तुलना करना हो तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो देखें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर आप देखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपको मेनली आपको 2 पार्ट में मैंने बताया कि जब भी दो भिन्न के बीच में आपको दे दिया जाए कि दो भिन्न के बीच में आपको तुलना करना है कि कौन सा भिन्न आपका बड़ा है और कौन सा भिन्न आपका छोटा है, तो आपको क्या लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है। जैसे अगर यहाँ पे दे दूं कि 4/5 है, ठीक है, और यहाँ पे 3/4 है, तो इसके बीच में आपको निकालना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, दोनों भिन्न में से कौन सा भिन्न छोटा है। तो यहाँ पे कौन सा लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग को लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले पार्ट को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में 4 से अगर गुना कीजिएगा तो कितना आता है हम लोग का, 16 आता है। यहीं पर अगर 5 में 3 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो ऐसे तो मतलब पता लगे यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पता लगे तो आपके 16 बड़े होते हैं कि 15 बड़े होते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि 16 बड़ा होता है कि 15 बड़ा होता है, तो आप क्या बताइएगा, 16 बड़ा होता है। तो 16 किसका वैल्यू निकल के आ रहा है, 4/5 का निकल के आ रहा है ना। तो 4/5 का निकल के आ रहा है, तो जो 16 बड़ा हो रहा है ना, तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि बड़ा फ्रैक्शन इसमें से कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा, 4/5 हम लोग का क्या है, बड़ा फ्रैक्शन है, बड़ा भिन्न है। वहीं पर अगर इसमें 15 छोटा है ना, तो आपसे कोई पूछे कि छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, छोटा भिन्न कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा, ये वाला 3/4 हम लोग का क्या है, छोटा भिन्न है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कभी भी दो फ्रैक्शन के बीच में हम लोग को अगर तुलना निकालना हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम लोग को क्या करना होता है, दोनों में गुणा कर देना होता है, और जो बड़ा आएगा वो क्या है, बड़ा वाला, जो मान जिसका मान ज्यादा आएगा वो बड़ा है, जिसका मान कम आएगा वो क्या है, छोटा है। ठीक है, उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि 2/3 है और 1/2 है, तो अगर आपसे पूछूं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप क्या बताइएगा, यहाँ पे कौन सा मेथड हम लोग यूज करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के यहाँ पे हम लोग मेथड यूज करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करना होता है, सबसे पहले गुना करना होता है। तो 2 से 2 में गुना कीजिए तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 1 में 3 से गुना 3 आएगा। तो आपका इसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो जो 4 वाला है वो क्या है, हम लोग का बड़ा वाला है, और जो 3 वाला मान है वो क्या है, हम लोग के छोटे वाले मान है। ठीक है, क्लियर आपका। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो आगे जब हम लोग को कौन सा मिलता है, डिवीजन मेथड मिलता है। डिवीजन मेथड मिलता है तो देखिए
डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है कि 10 से मल्टीप्लाई करना होता है किसमें, अंश वाले पार्ट में, ठीक है। और क्यों करना होता है वो भी तो जरूरी है। ऐसे तो हम लोग ऐसे भी भाग कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए डिवाइड करने के लिए तो आप ऐसे भी कर दे, मान कर चलिए यहाँ पे मैं 1 दे दूं, यहाँ पे 2 दे दूं। अगर इसमें इधर आपको 3 दे दूं और यहाँ पे आपको 2 दे दूं, तो अगर मैं हम यहाँ पे 2 में 1 से भाग दे देंगे तो दशमलव आने लगेगा ना जी। और दशमलव वाला कभी भी संख्या होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत उलझा हुआ होता है, क्योंकि दशमलव वाले में बहुत ज्यादा हम लोग ने उलझ जाता है सवाल को। और दशमलव वाले से क्वेश्चन उलझ जाने के बाद बहुत लोगों को दशमलव में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, बहुत लोगों को दशमलव बहुत क्लियर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान के चले 1 में और 2 से 1 में भाग देंगे तो थोड़ा दशमलव के लिए प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग को क्या कर देना है, इसमें 10 से गुना कर देना, और इस वाले हिस्से में भी आपको 10 से गुना कर देना है। तो अगर हम 10 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा 30 में और इधर 2 आ जाएगा। देखिए हम लोग को नॉमिनेटर और दोनों डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को किस में मल्टीप्लाई करना है, नॉमिनेटर में करना है। यानी किस में करना है, सिर्फ अंश वाले पार्ट में हम लोग को क्या करना है, अंश वाले पार्ट में ही 10 से हम लोग को गुना करना है, हर वाले पार्ट में गुना नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो आ गया कि 2 से इधर कर तो 5 से कट जाएगा, 2 से इधर 15 से कट जाएगा। तो क्या पता लगा हम लोग का, एक का 5 आया और एक का हम लोग का कितना है, 15 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो जो 5 जिसका वैल्यू है वो छोटा है और जिसका वैल्यू 15 है वो क्या है, बड़ा है। क्योंकि मैंने बताया था कि आपको जब कोई भी फॉर्मूला यूज करने के बाद जैसे आपका डिवीजन मेथड लगाइए तो या फिर मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाइए तो दोनों टाइम अगर जब भी जिसका भी मान बड़ा आएगा तो वो आपका बड़ा संख्या होगा, जिसका भी मान छोटा आएगा तो क्या हम लोग का छोटा संख्या हो गया, ठीक है। और कभी भी डिवीजन मेथड आप 2 से अधिक के लगाइएगा। यहाँ पे तो मैं एग्जांपल के आपके 2 समझा दी, पर मैंने क्या बताया था, कभी भी 2 फ्रैक्शन में, जब भी आपको 2 फ्रैक्शन में आपको अंतर या फिर तुलना निकालना हो तो उसमें हम लोग का क्या मल्टीप्लीकेशन वाला लगाना है, ठीक है। और जब हम लोग को 2 से अधिक वाले भिन्न में तुलना निकालना हो तो हम लोग को क्या लगाना है, डिवीजन मेथड लगाना है, ठीक है। क्लियर, आगे उसके बाद से देखिए मैंने आपको दोनों मेथड करा दिया। एक मिनट, मैंने आपको दोनों मेथड, पहले हम लोग पीछे वाला देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या आपने पढ़ा है हम लोग साथ में मिलके। तो देखिए मैं हम लोगों ने नंबर्स के बारे में जाना कि नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद से नंबर के बाद हम लोगों ने देखा कि डिजिट क्या होते हैं, ने पहले डिजिट ही देखा था हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने देखा कि डिजिट क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिजिट से किस प्रकार नंबर बनते हैं, यानी डिजिट से किस प्रकार नंबर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि डिजिट से नंबर की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि डिजिट और नंबर की उत्पत्ति के बाद हम लोग को क्या मिला कि हम लोग का जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में वर्गीकरण हो गया। एक हम लोग का रियल नंबर मिला, एक हम लोग को इंटीजर या डेसिमल नंबर शायद मिला था, ठीक नहीं, एक हम लोग का रियल नंबर मिला था और एक इमेजिनरी नंबर मिला था, ठीक है। रियल मतलब वास्तविक, अगर जैसे रियल नंबर में क्या आता है, जो हम लोग को प्राकृतिक से बना हो, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, इसमें आपके हो गया। और इमेजिनरी नंबर में क्या है, इमेजिनरी में नंबर में मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, प्लस वो रूट में होता है। रूट में सिर्फ होने से नहीं होता, वो क्या होता है आपका माइनस में होता है, यानी आपके ऋणात्मक पार्ट में होता है, कभी भी धनात्मक नहीं होता है, वो अभी ऋणात्मक होता है। एक तो आपके रूट के अंदर होगा, प्लस वो क्या होगा आपके ऋणात्मक पार्ट में होगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। वो क्या हम लोग का इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद से मैंने आपको होल नंबर बताया था, रियल आपके नेचुरल नंबर बताए थे। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर आपसे पूछे कोई कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप क्या बताइएगा कि जो भी संख्या, जो कोई भी संख्या अगर 1 2 3 यानी 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जा रही है, इन्फिनाइट तक जा रही है तो क्या है वो हम लोग की नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। वही अगर कोई संख्या 0 से स्टार्ट होकर उसके बाद से आपके इन्फिनाइट तक जा रही है तो कैसी संख्या हो गई, वो संख्या हमने की हो गया, क्या हो गया, होल नंबर हो गया। कैसे नंबर हो गया, वो हम लोग के होल नंबर हो गया। कैसे हो गया, हम लोग के नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है।
2 पॉइंट क्लियर हो गया आपका। उसके बाद से मैंने बताया था आपको कि डेसिमल क्या होता है, जिसमें भी मैंने आपको 2 पार्ट में बताया था, इंटीजर नंबर और उसके बाद से सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल और इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। उसके बाद से बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हम लोग के प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं, सॉरी वो हम लोग के आपके परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। पर जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो अपरिमेय संख्या। आप पूछेंगे क्यों होती है, तो आपको मैंने बताया था कि जो हम लोग के टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जो हम लोग के टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग किस में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। पर जो हम लोग के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, नहीं होते, पर ये हम लोग के पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट को हम लोग जाना है। उसके बाद से हम लोग फ्रैक्शन को देखा अभी कि फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद से मैंने बताया कि फ्रैक्शन में हम लोग को 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक हम लोग को नॉमिनेटर देखने को मिलता है और एक क्या मिलता है, डिनोमिनेटर देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें भी आपको 6 पार्ट देखने को मिले, जैसे प्रॉपर, इनप्रॉपर, लाइक, अनलाइक, ये सभी पार्टों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं इस सिर्फ आपको आपके बेसिक क्लियर करने के लिए नहीं बता रही हूँ, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्योंकि कभी भी किसी चैप्टर को छोटा समझने नहीं चाहिए, और नंबर सिस्टम ऐसे भी छोटा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप मैथ अपना अच्छा करना चाहते हैं तो आपके नंबर सिस्टम में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं कि संख्या बोल रहा है, जिसमें हम लोग क्या एक पॉइंट तो बताना ही भूल गए कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी अब मैंने आपको कल बताया था पहले लेक्चर में नंबर सिस्टम में, यानी प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मैंने क्या बताया था कि फेस वैल्यू क्या होता है, यानी अंकीय मान। अंकीय मान को आप अपने चेहरे की तरह से आप डिनोमिनेट या फिर याद कर सकते हैं कि कैसे, जैसे आपके कभी चेहरे नहीं बदल सकते हैं, आप किसी भी स्थान पे चले जाइए, उसी प्रकार जिस तरह आपके फेस वैल्यू नहीं बदल सकते, यानी अंकीय मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे उस डिजिट को आप किसी भी क्वेश्चन में बैठा दीजिए, ठीक है। वहीं पर अगर आपके फेस वैल्यू के सॉरी प्लेस वैल्यू की बात करें, स्थानीय मान की बात करिए, तो स्थानीय मान डिजिट के चेंज होते रहते हैं। अगर वो डिजिट अगर इस स्थान पे तो उसका अलग मान होगा, वो इस स्थान पे आ गए तो उसका अलग मान होगा, ठीक है। यानी जिस तरह उसके स्थान में परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह उसके मान में भी परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि संख्या 4, 9, 5, 2 में 4 और 2 के स्थानीय मान के बीच में अंतर बताइए, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें 4 और 2 के स्थानीय मानों के बीच में अंतर बताइए। तो सबसे पहले चेक करेंगे ना कि 4, 9, 5, 0 और 2 में आपके 4 और 9, 2 के क्या स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हम लोग को चेक करना होगा। तो 2 का आपका सबसे पहले हम लोग को 4 का देखेंगे और फिर 2 का देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 4 का स्थानीय मान कितना है। हम लोग क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 हुआ ना, तो 10,000 हुआ तो 4 का 10,000 कितना होता है, मैंने क्या बताया था आपको, डिजिट लिख देना और उसका प्लेस वैल्यू। तो जब 10,000 पे होता है तो हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब हम लोग 4 में 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना क्वेश्चन में बन के आएगा, हम लोग का बन के आएगा 4,000, 40,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 का प्लेस वैल्यू, तो 2 हम लोग के किस स्थान पे, इकाई के स्थान पे। और इकाई के स्थान का वैल्यू यानी मान कितना होता है, इकाई के स्थान का मान कितना होता है, 1 होता है। यही अगर दहाई के स्थान पर तो होता है तो किसका मान होता है, 10 होता है। सैकड़ा के स्थान पर तो कितना मान होता है, 100 होता है। हजार के स्थान पर तो उसका मान कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका 1 मान है, तो 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद से चलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, इन बीचों, इन दोनों के यानी 4 और 2 के जो स्थानीय मान है, जो प्लेस वैल्यू है, उनके बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 4 और 2 के जो प्लेस वैल्यू, उसके बीच का अंतर निकालने के लिए क्या करना है, दोनों का हम लोग को क्या करना, माइनस होगा। तो जब 4,000, 40,000 में से आप कभी 2 को माइनस कीजिएगा तो हम लोग का 39,998 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं, आगे एक और क्वेश्चन हम लोग का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड मिल रहा है।
तो अगर इसको अगर आप देखिएगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड आप, तो वहां पे अगर देखिए कि बोल रहा है कि संख्या है कोई, ठीक है, इसमें हम लोग 4 के स्थानीय मान है। स्थानीय मान किसको बोला जाता है, यानी उसके प्लेस वैल्यू को बोल रहा है। प्लेस वैल्यू को क्या करना है, हम लोग को निकालना है कि उसका प्लेस वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ना कि उस डिजिट में 4 का जो स्थान है वो किस स्थान पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 का स्थान क्या है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि 4 का स्थान ढूंढिएगा। तो आप देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 4 का कौन सा स्थान है, हजार के स्थान पे। तो 4 को आपको क्या करना होगा, 4 लिख देना होगा, प्लस वो हजार से हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना। तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 4000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर अगर 4 देखिए, इस स्थान का मान होता है, इकाई का होता है 1, दहाई का कितना मान होता है, 10 होता है, सैकड़ा का कितना मान होता है, 100 होता है, हजार का मान कितना होता है, 1000 होता है, हाँ 10,000 का मान कितना होता है, 10,000 होता है। ऐसे ही मान आपके बढ़ते जाते हैं। बचपन में हम लोग पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यूनिट, डिजिट, सेकेंडरी। देखिए उसके बाद से जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में, इस विकल्प में आपके, इस क्वेश्चन में आपके कौन से क्वेश्चन में कौन सा कथन आप निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप सत्य है, ठीक है। तो कल मैंने आपको पॉजिटिव और इंटीजर आपके निगेटिव में बताया था, कल के ही लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई बच्चा कल का लेक्चर नहीं देखा हो, टेबल उसको समझ में नहीं होगा, सबसे पहले वो जाके कल वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप कल वाला लेक्चर देख लीजिए तो आपके पॉजिटिव और निगेटिव में जो प्रॉब्लम हो रहा होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन में कि कभी क्वेश्चन में दे दिया था पॉजिटिव 4 + 3, यहाँ पे ना 4 दे दिया, फिर यहाँ पे प्लस दे दिया, फिर -3 दे दिया, तो ऐसे जोड़ने में या फिर घटाने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैंने कल वाला एक क्लास आपको, जिसमें हम लोग का नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास था, तो उसमें सभी पॉइंट को मैंने क्लियर करवाया था, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के प्लस माइनस में। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव में प्लस कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव सिंबल मिलेगा, निगेटिव से निगेटिव में कीजिएगा तो आपको निगेटिव सिंबल मिलेगा, ऐसे बताया था ना आपको कुछ। तो उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन सा सत्य होता है। जब हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव में करते हैं तो हम लोग को कौन सा सिंबल मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। जब कभी भी आप पॉजिटिव और निगेटिव सिंबल को ऐड कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव सिंबल मिलता है, कभी भी निगेटिव सिंबल नहीं मिलता है। तो ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक है। अगर कभी भी माइनस और माइनस को आप ऐड कीजिएगा तो हम लोग को माइनस बन के आता है, माइनस वैल्यू बन के आता है, प्लस वैल्यू बन के नहीं आता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है। उसके बाद से जब आप कभी पॉजिटिव और पॉजिटिव को ऐड कीजिएगा तो पॉजिटिव बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही बता रहा है, ठीक है। यहीं पे 4 वाले को देखें कि पॉजिटिव में कभी आप निगेटिव से माइनस कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा, नहीं। जैसे प्लस में क्या होता है, प्लस में जब आप ऐड कीजिएगा तो माइनस प्लस आने के चांसेस होते हैं, पर वही मल्टीप्लाई में अगर जब आप चले जाइएगा तो जब आप पॉजिटिव और माइनस वाले, पॉजिटिव और निगेटिव प्लस सिंबल को कभी भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिंबल वाले डिजिट को कभी भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके माइनस वाले सिंबल आने के होते हैं, कभी प्लस वाले सिंबल नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग का गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाला सिंबल होगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि कुछ कथनों के बारे में। मैंने आपको जब नंबर सिस्टम होल नंबर यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या बता रही थी तो कुछ नोट डाउन भी करवाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपसे कुछ नोट डाउन कराया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्लास में कुछ कुछ बोली थी तो मैंने वो बताया था कि ये प्राकृतिक संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या नहीं, ये परिमेय अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो अगर कोई क्लास बच्चा ध्यान से देखा होगा तो उसको समझ में आएगा, नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा, मेरी सलाह है, जो भी बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करने से पहले उसको हम लोग को पता होना चाहिए ना कि विचार क्या करना है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जो भी हम लोग के नेचुरल नंबर होते हैं, क्या वो एक रियल नंबर होते हैं। तब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होते हैं जी। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी रियल नंबर में आपके प्राकृत संख्या ही सबसे ज्यादा आपको दिखने को मिलते हैं। अगर आप कभी भी क्वेश्चन देखेगा कि रियल नंबर में आपको सबसे ज्यादा प्राकृत संख्या ही देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही बोल रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग के रियल नंबर होते हैं। यानी जितने भी हम लोग प्राकृत संख्या होते हैं क्या होते हैं, हम लोग के एक वास्तविक संख्या होते हैं। तो ये वाला तो हम लोग सही बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद से अगला वाला को देखते हैं कि उसके हिसाब से प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
क्या सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होते हैं? नहीं। यहीं पर अगर लिखा होता है कि सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तब जाके कथन आपका सही होता है, क्योंकि जो भी आपके आपके ये वास्तविक क्या बना रियल नंबर हो गए, वो आपके अपरिमेय संख्याएं नहीं होते। जो आपके अपरिमेय संख्या होते वो आपके वास्तविक, यानी कथन तो लिखा है पर कथन अपोजिट में लिख दिया, यही अगर उसमें स्थान में परिवर्तन कर दिया होता है तो ये पॉइंट सही होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया। उसके बाद से आगे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ होती है। क्यों होती है अगर आप पूछे तो? क्योंकि देखिएगा जब भी p/q में अगर फॉर्म में लिखा जाता है वो सभी आपके वास्तविक संख्या ही लिखा जाता है, वो सभी आपके रियल नहीं होता है, रियल नंबर ही लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि रियल नंबर में जो भी आपके रियल नंबर में सबसे ज्यादा प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या आपके सबसे ज्यादा पूर्णांक संख्या में यूज होने वाले चांसेस है, यूज होने वाले डिजिट है, तो ये वाला भी पॉइंट सही है। इसके बाद से देखते हैं कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ होती है, क्योंकि देखो ऊपर ही मैंने गलत काटा है, यहाँ पे आपका सही पोजीशन दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये हम लोग को क्लियर हो गया। पहला क्या मैंने बताया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही बात है, पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, पर वास्तविक कभी अपरिमेय नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद आगे देखें कि एक प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ होती है। उसके बाद से प्रत्येक परिमेय एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ भी होती है। सभी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो परिमेय होता है कि अपरिमेय होता है, तो आप क्या बताइएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि जो जीरो होता है वो अपरिमेय होता है कि अपरिमेय होता है, तो आप क्या बताइएगा? मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जीरो ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय में आता है, पर आपको ऑप्शन में परिमेय दे दिया है तो आपको क्या मानना है? परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, वरना जीरो ना तो परिमेय होता है और ना ही अपरिमेय होता है। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर 2000 नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि एक से लेकर 200 तक कितने नेचुरल नंबर आपके उसके बीच में आएंगे। तो नेचुरल नंबर हो गया, या फिर इवन नेचुरल नंबर हो गया, या फिर ऑड नेचुरल नंबर हो गया। इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। जैसे नेचुरल नंबर जब मैंने आपको निकालने के लिए बताया था तो क्या बताया था? n+1 डिवाइडेड बाई n। नेचुरल इवन नंबर के लिए क्या बताया था? n+1। उसके बाद से नेचुरल ऑड नंबर के लिए मैंने क्या बताया था? n का स्क्वायर बताया था। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया थे ना कल वाले क्लासेस में। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, यानी 200 नेचुरल नंबर में आपके कितने, आपके 200 में कुछ कितने नेचुरल नंबर आते हैं, कितने आपके प्रकृत संख्या आते हैं। तो हम लोग का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगाना है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा कि सबसे पहले आपको n के स्थान पर क्या रखना है? n के स्थान पर हम लोग को 200 रखना है। ठीक है, उसके बाद से फिर 200 + 1, उसके बाद से डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 रहेगा, सॉरी 2। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? 200, ठीक है, 200 गुने 201 डिवाइडेड बाई 2, इससे इधर से काटिएगा तो 100 हो जाएगा। उसके बाद से जब आपको 100 और उसके बाद से 201 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो वैल्यू आपका आएगा वो आपके क्या हो जाएंगे? सम ऑफ द नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्याओं के किस समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं होती है? विच ऑफ द ग्रुप नंबर्स हैज कम द लेस प्राइम नंबर। यानी बोल रहा है कि जो 4 ग्रुप दिया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब 4 आपके ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4, इसमें किस ग्रुप में आपके जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, वो सबसे कम आते हैं? देखिए, जब मैं आपको प्राइम नंबर और भाज्य और अभाज्य संख्या बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह आपके अभाज्य संख्याओं के मान में, जिस तरह अंकों के मान में बढ़ोतरी होती जाती है, उस तरह उनके बीच में अभाज्य संख्या की कमी होती जाती है। जैसे जैसे आपके मान बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके बीच का जो अभाज्य संख्या वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है, तो
इसमें बोल रही थी कि जैसे आपका सबसे बड़ा कौन सा है, आपका 15,000 से 25,000 के बीच का सबसे बड़ा मान है ना, तो इसके बीच में क्या होगा, सबसे कम अभाज्य संख्या हो गई। नोट डाउन करके मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिला होगा कि जैसे जैसे आपकी संख्याओं के मान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके बीच के भाज्य और अभाज्य संख्याएं कम होते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 4/8 है और 16/5 है, इसका गुणक प्रतिलोम यानी इनवर्स फ्रैक्शन निकालना है। तो इनवर्स फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले उसे इनवर्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा ना जी, यानी 4/8 है और प्लस 16/5 है, 16/5 है, तो सबसे पहले इसको इनवर्स में चेंज करना होगा ना जी। तो सबसे पहले इनवर्स में चेंज करने के लिए हम 8/4 को करेंगे, तो 8/4 लिख देंगे, प्लस का लिख देंगे 5/16 लिख देंगे, ठीक है, यानी उसके अंश और हर के स्थान में परिवर्तन कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 और 16 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिएगा 4 और 16 का, तो हम लोग का क्या बन के आएगा, 16 बन के आएगा, ठीक है। तो 16 एलसीएम लिख दिए, तो 4 में अगर 16 कितने बार में आता है, हम लोग 4 बार में आता है, तो इससे 4 में गुना करना पड़ेगा ना, 8 चौका 32 और 16 एक बार में आता है 5, यानी हम लोग का कितना होगा 37 इंटू 60। हम लोग का क्या वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 37 इंटू 60। तो देखिए कभी भी इनवर्स या फिर कभी भी गुणक प्रतिलोम पूछे तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग उसके स्थान में परिवर्तन कर देना, यानी जो अंश के स्थान में तो उसको हर के स्थान पे, और जो हर के स्थान पे तो उसको क्या करना होगा, अंश के स्थान पे कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद से अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रही हूँ, पूछिए क्यों, क्योंकि आपके जो अभी मैंने अब बताया था कि जब उसको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मेथड से कि बड़ा और छोटा निकालने के लिए बहुत क्लियर से बताया था। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा कि इसमें कौन सा भिन्न हम लोग का बड़ा है, क्योंकि जब भी बड़ा भिन्न निकालना तो मैंने क्या बताया था कि आप इनवर्स वैल्यू से निकाल सकते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन वैल्यू से निकाल सकते हैं, या फिर डिवीजन वैल्यू से डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो जिस वैल्यू से आपको यूज करना है यूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, तब ना मुझे पता लगेगा कि आप लोग सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा कि उन लोग को भी क्लासेस की हेल्प मिल सके और उनका भी फाउंडेशन अच्छा हो सके, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो आपका सीट कंफर्म है, और किसमें कंफर्म है, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में कंफर्म है, ठीक है। तो आई होप अभी तक जो भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया क्लासेस में आगे इससे पीछे वो सभी आपको अच्छे से पढ़ रहा होगा और अच्छे से कंप्लीट भी किया होगा, और आपने उसका नोट भी बनाया होगा, क्योंकि नोट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में आप एग्जाम से 1 मंथ पहले बच्चे नहीं होते हैं बहुत हड़बड़ा जाते हैं कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं, पर अगर आपके पास शॉर्ट नोट है, अच्छा नोट बनाया हुआ है, तो आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल के लेक्चर में इसके आगे क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे क्लास में हम लोग को एलसीएम को कंप्लीट करना है, उसके बाद से डिवीजन को कंप्लीट करना है, बोर्ड मास को कंप्लीट करना है, धीरे धीरे हम लोग अपने नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है कि नंबर सिस्टम इतना लंबा चल गया, क्योंकि नंबर सिस्टम इतना लंबा चलता ही चलता है, ठीक है। तो मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप जरूर मुझे दीजिएगा। अगर नहीं दीजिएगा तो अगले क्वेश्चन में अगले क्लासेस में हम लोग इस पर बात जरूर करेंगे, ठीक है।